पिछले वीडियो में हीट चैप्टर की शुरुआत करते हुए टेम्परेचर के जरिए जज करते हुए हीट का एक बॉडी से दूसरे पर ट्रांसफर होना और टेम्परेचर को परिभाषित किया था। हीट और टेम्परेचर के बीच अंतर बताया था और थर्मामीटर्स की जानकारी प्रस्तुत किया था। आज हीट के इस दूसरे हिस्से में आगे की कहानी में ये बताता हूँ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट देंगे तो किस तरह से मटेरियल में बदलाव होने के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज उभर कर सामने आती हैं। मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज चैप्टर 8 हीट का दूसरा हिस्सा द थर्मल एक्सपेंशन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए विजिट किए हैं और इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ हीट के पहले हिस्से को आप ज़रूर से देखें, तभी आपको हीट में आज के ये सेशन को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ऑलराइट, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोमेंट इस हीट की कहानी को आगे प्रोसीड करता हूँ। पिछले कुछ चैप्टर्स में मैंने मटेरियल्स के बाहर से कुछ फोर्सेस दैट इज कंप्रेशन और टेंसाइल की बात किया था और मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स के एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होना कहा था। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको आप भली भांति जानते होंगे, जिसे मैंने साउंड एंड प्रेशर चैप्टर में बता चुका हूँ। ये फिगर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे जनरल नॉलेज के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डिफ़ॉल्ट में रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और ग्रेजुएशन में आएंगे तो एक मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर कंप्रेशन, टेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में किसी मटेरियल की डायरेक्ट एंड इन्वर्स इफेक्ट हम जो है वो स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हम इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस फिगर को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाले ये जो फिगर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इस चीज़ को ही आप इस पीवी लॉग के लिए आप अभी के लिए मान के चलिए। तो ये मटेरियल के अंदर से बदलाव आने की वजह क्या है? आपका जवाब आएगा कि हम बाहर से फोर्स या फिर एनर्जी हम दे रहे हैं या फिर हम कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पीवी लॉग सिनारियो में मान लीजिए हम हीट एनर्जी किसी मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है? उसमें रंग रूप चेंज होगा, बोले तो शेप चेंज होगा। वो शेप चेंज करने का मतलब क्या है? वो लेंथ में भी बदलाव आ सकता है, वो एरिया में भी बदलाव आ सकता है, वो वॉल्यूम में भी बदलाव आ सकता है। ये 3 पैरामीटर्स बदल रहे हैं। इसका मतलब बाहर से हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने से अंदर पे मॉलिक्यूलर चेंजेस आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच दूरियां बढ़ रही है। इस तरह के मॉलिक्यूल की दूर जाने की प्रक्रिया को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हीट एनर्जी देने से सारे ही मटेरियल जो है वो एक्सपैंड होते हैं, नहीं, कुछ मटेरियल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पानी को ही ले लो, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे उसका वॉल्यूम चेंज होने लगता है। और आर्टिफिशियली बारिश करवाने के लिए बादलों पे सिल्वर आयोडाइड डाला जाता है। उस सिल्वर आयोडाइड मटेरियल में 80 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस पर कैसे उसका शेप जो है वो कम होने लगता है। लेकिन बेसिक फिजिक्स के सिनेरियो में हम ये बाय डिफ़ॉल्ट मानकर चलते हैं कि यहाँ पर मटेरियल जो है वो एक्सपैंड होता है हीट करने से। सो एज आई टोल्ड, हमें रोज़मर्रा में 3 तरह के एक्सपेंशंस देखने को मिलते हैं। आइए मैं इसको विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले अगर सॉलिड्स को गर्म करने की बात करूँ तो उसमें 3 ही बदलाव देखने को मिलेंगे, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, बोले तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। तो पहली चीज़, किसी बॉडी को बढ़ते हुए 1 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने से लेंथ में बदलाव देखने को मिले या लेंथ बढ़े, उसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। एज यू कैन सी द रॉड फिगर दैट आई हैड मेंशन्ड अबव, इसका रिलेशन लेंथ में बदलाव दैट इज डेल एल होल डिवाइडेड बाय गर्म करने से पहले जो मटेरियल की लेंथ थी दैट इज एल इनटू कितना टेम्परेचर पे बदलाव आया दैट इज डेल थीटा। ये अल्फा यानी कि लीनियर एक्सपेंशन की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होती है। अब अगर मान लीजिए लैमिनार अगर ले लेते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ में बदलाव आएगा। तो दूसरा, किसी बॉडी को बढ़ते हुए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गर्म करके लंबाई और चौड़ाई में बदलाव अगर देखने को मिले, बोले तो एरिया अगर बढ़ता है तो उसे एरिया या सरफेस या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, जिसे बीटा से डिनोट किया जाता है। इसका रिलेशन एरिया में बदलाव दैट इज डेल ए होल डिवाइडेड बाय पहले का एरिया जो था दैट इज ए इंटू जितना टेम्परेचर बढ़ाया दैट इज डेल थीटा। इसकी भी यूनिट वैसे ही होती है जैसे लीनियर एक्सपेंशन की थी। और तीसरा, किसी बॉडी के बढ़ते हुए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गर्म करने से तीनों में इफेक्ट आए, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में,
बोले तो चेंज इन वॉल्यूम, देन उसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं, जिसे मैं गैमा से डिनोट कर रहा हूँ। ये रिलेशन वॉल्यूम में बदलाव दैट इज डेल वी होल डिवाइडेड बाय बॉडी का असली वॉल्यूम दैट इज वी इनटू जितना टेम्परेचर बढ़ा है डेल थीटा। तो ये तीनों एक्सपेंशन की यूनिट एक ही होती है, पर डिग्री सेल्सियस। एक बात अगर आप नोटिस करें तो मैंने अभी अभी किसी भी तरह के मटेरियल पर एक्सपेंशन होने की बात की, मैंने फिक्स डायमेंशन वाले मटेरियल के सिनेरियो की बात नहीं की। अब अगर मान लीजिए इक्वल फॉर्म फैक्टर वाला मटेरियल ले ले, बोले तो ऐसा मटेरियल ले ले जिसका डायमेंशन जो है वो फिक्स्ड रहता हो, बोले तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हो जैसे क्यूब में होता है, तो उस फिक्स डायमेंशन मटेरियल पर एरिया में लेंथ का दुगना इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा और वॉल्यूम में लेंथ का 3 गुना ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये चीज़ जो मैंने बताया, अगर मैं इस चीज़ को 3 थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था, इस चीज़ को अगर मैं फिट करूँ इसमें, तो अल्फ़ा बीटा गामा जो मैंने बताया, तो बीटा शुड बी इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एंड द गामा शुड बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। और ऐसा करते करते तीनों रेशियोज अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा शुड बी इज इक्वल टू 1:2:3। ये चीज़ जो अभी अभी एक्सपेंशन के लिए बताया है, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें भी यही चीज़ जो है वो लागू होगी, इसमें भी यही बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं इस थर्मल एक्सपेंशन का डेली लाइफ में एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो बैलगाड़ी तो आपने ज़रूर देखा होगा, उसका जो पहिया रहता है उसमें जो एक तो वुडन पहिया रहता है, उसके आउटर बाउंड्री में बोले तो स्ट्रोक में आपको जो है वो स्टील का रिम आपको जो है वो दिखाई देता है, एक स्टील की शील्ड आपको जो है वो दिखाई देती है। तो उसको बनाया कैसे जाता होगा? सबसे पहले तो मटेरियल को गर्म करेंगे, फिर उसको एक्सपैंड करेंगे, फिर उस मटेरियल को व्हील पे लगाने के बाद उसको कूल डाउन करते हैं, अच्छे से उस पर जो है वो फिट बैठ जाता है और आपकी बैलगाड़ी के पहिए एज इट इज़ जो है वो स्टेबल रहते हैं, बशर्ते उसमें जो है वो ज़्यादा लोड ना डालो उस पर। दूसरा ये है कि रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि सर्दी और गर्मी में, ख़ासतौर से गर्मी में तो ठीक है कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि वो उसके जॉइंट्स जो रहते हैं वो टूट जाते हैं। तो उसकी मरम्मत करने के लिए वो टूटा हुआ जो रेलवे ट्रैक जो रहता है, उसका रेल्स जो रहता है, उसकी मरम्मत करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस पर टेपर जॉइंट्स जो हम लगाते हैं। ये टेपर जॉइंट्स जो है वो लो राउट्स के लिए रहता है, जो मतलब उसमें जहाँ पर उसकी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड 45 kmph रहती है। 120 kmph या फिर उससे अबव वाले ट्रैक्स पर क्या होता है कि वो वेल्डेड, वो दोनों जॉइंट्स जो है वो वेल्डेड रहते हैं ताकि वो इजीली जो है वो रन कर जाए। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड जहाँ पर रहती है, बोले तो 45 से लेकर 60 के बीच, वहाँ पर जो है अगर मान लीजिए अगर टूट जाता है तो वहाँ पर टेपर जॉइंट्स जो है वो लगाए जाते हैं। ये एक एग्जांपल रहता है थर्मल एक्सपेंशन का। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। आगे बढ़ते हैं। क्या लिक्विड मटेरियल का कोई एग्जैक्ट शेप होता है? वेल, आपका जवाब होगा नहीं। वो तो कंटेनर में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शेप बना रहा है सॉलिड जैसा, बट असल में जो है वो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोई मतलब नहीं है। तो क्या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का अस्तित्व है लिक्विड में? सिर्फ तभी हो सकता है जब आप उसको किसी कंटेनर में रखते हैं, तभी आपका आंसर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में सही माना जाएगा। और यही कारण है कि पतीले में चाय अच्छे से बनती है, क्योंकि हम उसे अलाउ करते हैं कि कितने अमाउंट पर हमें उसे हीट करना है। तो ज़्यादा देर तक हीट करने से क्या होगा? सबसे पहले तो वो चाय जलेगी, उसके बाद क्या होगा कि वो जो स्टील यूटेंसिल का मटेरियल होगा, बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद वो जो है वो वही सरफेस पर छेद हो जाएगा। इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द एल्यूमिनियम यूटेंसिल। ऐसा नहीं है कि वो चाय बनाने वाला भगोना स्टेनलेस स्टील का ही आता है, नहीं, वो एल्यूमिनियम के भी आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस लिक्विड के थर्मल एक्सपेंशन में वो लिक्विड मटेरियल भी थर्मल एक्सपैंड होता है और वो कंटेनर भी थर्मल एक्सपेंशन का प्रतिभागी होता है। सो इस लिक्विड के थर्मल एक्सपेंशन में एपरेंट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहलाता है गैमा ए। ये गैमा ए का रिलेशन एपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम होल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर चेंज कहलाता है। और एक बात बताइए कि कंटेनर में हीट करने से लिक्विड के साथ साथ कंटेनर भी तो एक्सपैंड होगा, तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा जी कहलाएगा। ये गामा जी की वैल्यू कैलकुलेशन में इसे फिक्स्ड माना जाता है। तो
overall real volume expansion, that is gamma r, will be equal to real increase in the volume whole divided by original volume into change in the temperature. ये रियल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन और ग्लास के वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स के कुल जोड़ के बराबर होगा। नोटिस करना कि यहाँ पर मैंने जो है वो लिक्विड मटेरियल कहा है, मैंने पानी मटेरियल का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। पानी के केस में जो है वो थर्मल एक्सपेंशन अलग होता है। तो इस मटेरियल के वॉल्यूम एक्सपेंशन सिनेरियो में अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है और उसे हीट करते हैं तो डेंसिटी भले ही बढ़ जाती है लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम होता है, बिकॉज एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वही वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा रहती है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। वो एक तरह से नॉर्मल वाटर की तरह जो है वो बिहेव करता है। और यहाँ से यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हीटअप करते तो डेंसिटी कम होने लगेगी और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ये जो अभी वाटर का थर्मल एक्सपेंशन का सिनेरियो मैंने बताया, इसे एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। बोले तो हिंदी में अगर बोला जाए तो पानी का विषम विस्तार कहते हैं। इसी के कारण पानी की सप्लाई करते हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया रीजन में, या फिर अगर मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर जाते हैं तो वहाँ पर म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए जो पाइप्स का जो डिज़ाइन किया जाता है वो इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है। बोले तो इसी एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को मद्देनज़र रखते हुए इसी पाइप्स का जो है वो परफोरेटेड पाइप्स का डिज़ाइन किया जाता है म्युनिसिपल वाटर, मतलब घर घर पर पानी की सप्लाई पहुँचाने के लिए। वैसे तो इस टॉपिक को केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सही मायने में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन बेसिक फिजिक्स में भी इस टर्म को डिस्कस करना ज़रूरी है। इस टॉपिक को मैं फिर से बेसिक केमिस्ट्री में मैं सीरीज़ में जो है वो डिस्कस करूँगा, मेरी जो अपकमिंग सीरीज़ है। तो अगर इस गैस को हीटअप करते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर और वॉल्यूम पर भी बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस उसमें लगाना ज़रूरी है इफेक्टिव रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो ये गैस में थर्मल एक्सपेंशन 3 नियमों के कारण सामने आते हैं। तो एक आयरिश फिलोसोफर रॉबर्ट बॉयल ने ये पाया कि अगर टेम्परेचर को फिक्स्ड या कांस्टेंट रखते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम जितना उस गैस पर प्रेशर हीट करने से डेवलप हुआ उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एज यू कैन सी द रिलेशन ऑफ द वेबसाइट मीडिया स्क्रीन, इसे बॉयल्स लॉ कहते हैं, जो कि ये इंश्योर करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इस गैस में बदलाव को नोट डाउन करने के लिए एक फ्रांस के साइंटिस्ट जैक चार्ल्स ने दूसरा आइटरेशन ये निकाला कि अगर उस गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम सीधे सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगा जितना उसका टेम्परेचर है। दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एज आई हैड मेंशन। इसे चार्ल्स लॉ कहते हैं, जो ये बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर V और T का रेशियो कांस्टेंट होगा। इसके अलावा एक और आइटरेशन सामने आया जिसमें एक फ्रेंच के केमिस्ट जोसेफ लुई ने तीसरा आइटरेशन ये निकाला कि अगर उस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जितना प्रेशर है उस गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके करंट टेम्परेचर पर, बोले तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे मैंने ये रिलेशन सामने लिखा हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे गे-लुसैक्स लॉ भी कहा जाता है या फिर प्रेशर लॉ भी इसे नवाजा जाता है, जो कि ये बताता है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होगा। अब इन तीनों लॉज को अगर कंबाइन करता हूँ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक लॉ, तो इस पर हमें आइडियल गैस की होने की एक कंडीशन सामने आती है। खास तौर से अगर मैं मान लीजिए बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को अगर कंबाइन करता हूँ तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि हम गैस को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों में ही तो बदलाव आएगा ना। तो इस बदलाव के लिए R नाम के एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रखेंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद फाइनल रिजल्ट विल बी व्हाट, P इंटू V विल बी इक्वल टू R इंटू T। और जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर गैस की क्वांटिटी N मोल्स अगर कुछ है तो PV शुड बी इज इक्वल टू nRT। इसे आइडियल गैस की इक्वेशन कहते हैं या फिर गैस स्टेट की इक्वेशन कहते हैं, जिसमें से R जो कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, दैट इज इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन कहलाती है। ये इक्वेशन एक तरह से कह सकता हूँ कि गैस को एक्सपैंड करवाने की असली वजह कहलाती है।
इस थ्योरी को फिर से केमिस्ट्री सीरीज में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए जितना बताया उस पर ही केवल कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैंने प्रेशर पार्ट 4 में डिफ्यूजन प्रोसेस को हीट चैप्टर में बताऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन प्रोसेस इन दिस हीट चैप्टर। वैसे तो ये भी टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक है, लेकिन ये टॉपिक भी फिजिक्स में कहीं ना कहीं इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। इस टॉपिक को मैं केमिस्ट्री में फिर से डिस्कस करूंगा, लेकिन राइट नाउ अभी इस टॉपिक पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो दो गैस मटेरियल जिसकी अपनी अपनी डेंसिटी होती है, अगर उन दोनों को आपस में अगर मिक्सअप करते हैं तो उसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने अभी जो है वो गैस पर डिफ्यूजन कहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो गैस पर ही केवल होता है। वो सॉलिड से लिक्विड पर भी हो सकता है, वो लिक्विड से गैस पर भी हो सकता है, और गैस पर जस्ट अभी मैंने जो है वो बताया है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक जार लेते हैं, जैसे मैं वाइट कलर का एक कंटेनर में ले रहा हूँ, उसके अंदर मान लीजिए एक मटेरियल भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर है, जिसके अंदर जो है वो 49 मॉलिक्यूल्स हैं जो सेटल्ड है और एक दूसरे से अलाइंड है, बोले तो स्टिल कंडीशन पर वो रखा गया है। और उस पर मान लीजिए डाई मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऊपर से, जो रेड कलर का है। उसके अंदर मान लीजिए कि 36 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, और अभी इनिशियली जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, रेड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अब वो जो डाई मॉलिक्यूल मिक्सअप होने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर कोई मटेरियल्स ऐसे होते जो इजीली जो है वो मिक्सअप नहीं होते, उसको जो है वो ज़बरदस्त एनर्जी देने से, यानी कि हीट एनर्जी देने से ही वो जो है वो आपस में मिक्सअप होंगे। तो वो प्रोसेस अभी इनिशियली क्या होगा कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर वो कहलाएगा। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन पर लो कॉन्सेंट्रेशन पर बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि वो जो रेड मॉलिक्यूल है, डाई मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेगा। बोले तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरलिंक होने की कोशिश करेगा। बोले तो एडहेसिव फोर्सेस के कारण जो है वो इंटरलिंक होने की कोशिश करेगा। तो ये जो बीच वाले फिगर में बता रहा हूँ, ये ऐसा बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो अलग अलग होने जा रही है, वो अभी इस स्टेट पर है। फिर जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस अंत तक पहुँचेगा, बोले तो ऐसी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी जिस पर क्या होगा कि वो जो 49 मॉलिक्यूल्स के साथ वो डाई मॉलिक्यूल 36 मॉलिक्यूल उस 49 मॉलिक्यूल के साथ जो है वो अलाइन हो जाएंगे। तब वो उस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी। तो सही मायने में डिफ्यूजन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हुई कि किसी एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर मूवमेंट डिफ्यूजन की सही परिभाषा कहलाएगी। तो अभी तो हमें उस मटेरियल की डेंसिटी और वॉल्यूम तो पता है, अब वो कितने समय पर वो डिफ्यूजन प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, उसे रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थॉमस ग्राहम ने गैस की डेंसिटी पर दुनिया के सामने एक नियम रखा कि फिक्स टेम्परेचर में एक गैस मटेरियल का डिफ्यूजन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट के बराबर। That is, the rate of diffusion should be inversely proportional to the square root of the density of the gas. As you can see the relation which I had mentioned in the website media screen. इस नियम के कारण हमें ये देखने को मिलता है कि हल्के गैस ज़्यादा जल्दी मिक्सअप होंगी। The incident gas will be diffused to another, if you ask me. तो ये रहा हीट पार्ट 2 में सभी 3 स्टेट ऑफ मैटर के अंदर थर्मल एक्सपेंशन की पूरी संक्षेप में कहानी। अब मान लीजिए सॉलिड को अगर ज़्यादा हीटअप करने से पिघलती है और लिक्विड को ज़्यादा हीटअप करने से वेपराइज होती है, तो उससे क्या प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है? इस सवाल का जवाब हीट पार्ट 3 में आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये बेसिक फिजिक्स में हीट में दूसरा हिस्सा था। अगले हिस्से में मैं हीट की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल की रीच बढ़ाने के लिए अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, YouTube वेबसाइट मीडिया आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए, खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।